हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा टॉपिक आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं बोर्ड का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो के बारे में जान जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में सबसे पहले हमने जाना परमाणु किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं अणु किसे कहते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब बातें हम लोग पिछले कक्षा में जान चुके हैं। उसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, प्रोटॉन के आविष्कारक कौन थे, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। इसके बाद इन सभी पे कौन से चार्ज होते हैं ये भी हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब इनकी व्यवस्था परमाणु में कैसे होती है उस चीज़ को हम लोग देखने के लिए परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले परमाणु संरचना में थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। थॉमसन परमाणु मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ सुधार करते हुए बोर्ड का परमाणु मॉडल आया। तो मैं आपको बता दूं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार थॉमसन ने ये बताया था कि परमाणु तरबूज के समान है, जिसमें प्रोटॉन पूरा वो रेड कलर वाला भाग है और जो इलेक्ट्रॉन होता है तरबूज में जिस प्रकार से बीज धंसे हुए होते हैं उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। बाद में चल के न्यूट्रॉन का जब खोज हुआ तो उनका यह नियम फेलियर साबित हो गया, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विषय में ही बताया था, न्यूट्रॉन के विषय में नहीं बताया था। तो बाद में चल के ये दिक्कत होने लगी कि न्यूट्रॉन की आखिर व्यवस्था कहाँ है। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, जिसमें उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन द्वारा प्रयोग कराया और अपने नियम को प्रस्तुत किया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं उनका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था। उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और उसे पीबी बॉक्स यानी कि लेड के बॉक्स से बाहर निकाला उसके किरणों को। ये किरणें काफ़ी मोटी हो जाती रही थी, इसलिए इन्होंने बीच में स्लिट लगा के उसे पतले माध्यम से सोने की परत पर प्रहार कराया, जिससे निम्नलिखित बातें सामने आई कि परमाणु में जो अधिकांश किरणें थी वो सीधी पार कर जाती थी, कुछ इस प्रकार से, कुछ किरणें विचलित होती थी और बहुत कम ऐसी किरणें थी जो कि पुनः जाती थी और पुनः अपने ही पथ पे वापस लौट आती थी। यानी कि 20,000 में से एक ऐसी किरण होती थी जो कि पथ पे जाती थी और अपने ही पथ पे वापस लौट आती थी। तो इससे उन्होंने क्या निकाला, तो अल्फा किरण पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कोई भी आवेश अपने से समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है, ना ही कि आकर्षित। तो अल्फा प्लस था और प्लस के पास जाता था तो ये प्रतिकर्षित हो जाता था, यानी कि इसका लाइन चेंज हो जाता था। तो इससे ये मालूम चला कि बीच में प्लस चार्ज उपस्थित है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन के विषय में इन्होंने बोला कि नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो इसके इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर लगा रहा है।
इनका यह कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथ नहीं बोला था उन्होंने, चारों तरफ चक्कर काट रहा है। पर इनके इस नियम आने से पहले भौतिक शास्त्रियों ने यह खोज कर दिया था कि कोई भी आवेश, कोई भी कण अपने से विपरीत आवेश वाले कणों के चारों तरफ चक्कर काटेगा या घूमेगा तो वो एक समय ऐसा होगा कि उनके ऊर्जा में ह्रास आएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक में गिर जाएंगे। यानी कि ये प्लस चार्ज माइनस को आकर्षित कर लेगा। मान लेते हैं, हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, हम किसी चीज़ का चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि मेरा ऊर्जा समाप्त हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन था वो चक्कर लगाते लगाते लास्ट में ये इसकी ओर आके गिर जाएगा और जब प्लस में आके गिर जाने के बाद इस परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका यह नियम फेलियर साबित हो गया। यानी कि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊर्जा के विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। अब आते हैं इनके शिष्य जो थे बोर, नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में इन्हीं के नियम में कुछ संशोधन करके अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल के दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में परमाणु की संरचना के संबंध में संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा गया। यानी कि कुछ चीज़ों में इन्होंने संशोधन किया, बाकी रदरफोर्ड के ही नियम था लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ों में संशोधन किया। वो चीज़ें क्या थी, तो आइए देखते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की उन्होंने ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, उसी में संशोधन करके इन्होंने इन्हीं के मॉडल को प्रस्तुत कर दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद दूसरा बात उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनके ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो आइए देख लेते हैं क्या इन्होंने बोला। इन्होंने ये चीज माना कि नाभिक में धन आवेश तथा द्रव्यमान उपस्थित होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्तीय कक्षों में घूमता है। कुछ इस प्रकार से। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमेगा। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। यानी कि ये अपनी कक्षा को चेंज ही नहीं कर रहा है, ये समान ऊर्जा वाली कक्षा में ये निरंतर चक्कर लगा रहा है। यानी कि ये ना तो अपने से उच्च ऊर्जा वाले में जा रहा है ना तो निम्न ऊर्जा वाले में आ रहा है, तो ऊर्जा का कोई भी ह्रास नहीं होगा। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या सेल कहते हैं। ये जो कक्षाएं थी इन्हें ऊर्जा स्तर या सेल कहते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे कक्ष भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं, जिसे n से डिनोट किया जाता था। तो n बराबर 1 2 3 4, या तो सांकेतिक में k l m n से भी डिनोट किया जाता था। यानी कि पहले कक्षा को k, दूसरे को l, तीसरे को m, चौथे को n, या तो इसे 1 2 3 4 से भी डिनोट किया जाता था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर-बोरी योजना, यानी कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरता था, इन सब बातों के बारे में देखेंगे और तमाम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना सीखेंगे। तो जो आज का ये टॉपिक था वो छोटा तो था पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है
और आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ पॉज करके पीछे की तरफ से एक बार और देखिए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बार में देखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।